आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। चलिए स्रोत सामग्री के आधार पर एक फिल्म की कथा को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिनेमा का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक खास राजनीतिक कहानी घड़ने के लिए भी किया जा सकता है। और इसी बात से इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है, एक बड़े ही चौंकाने वाले दावे से। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म आर्ट कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि इस तर्क के पीछे क्या आधार दिए गए हैं। तो इस पूरी पड़ताल में हम इन 6 पॉइंट्स पर गौर करेंगे। हम डिस्क्लेमर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी साइकोलॉजिकल दांव पेच इस्तेमाल हुए, कहानी और हकीकत का फर्क समझेंगे और आखिर में गैसलाइटिंग के गंभीर आरोप को भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले खंड से। विश्लेषण ये कहता है कि फिल्म में जो डिस्क्लेमर दिया गया है वो सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं बल्कि दर्शकों को कंफ्यूज करने का एक सोचा समझा तरीका है। एक ऐसी ढाल जिसके पीछे छिपकर सच और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर दिया जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ तो फिल्म में असली नाम, असली लोगों के चेहरे, असली घटनाओं की फुटेज यूज हो रही है और दूसरी तरफ डिस्क्लेमर कहता है कि भाई कोई भी समानता बस एक इत्तेफाक है। स्रोत के मुताबिक यही वो कंफ्यूजन है जो दर्शकों के दिमाग में ये सवाल पैदा करता है कि आखिर क्या सच है और क्या कहानी। इससे समझने के लिए एक बढ़िया उदाहरण दिया गया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक पैकेट खरीदें जिस पर लिखा हो फ्रेश टोमेटो केचप, लेकिन असल में फ्रेश सिर्फ ब्रांड का नाम हो, केचप का नहीं। ठीक उसी तरह फिल्म पर काल्पनिक का लेबल लगाने से उसकी असलियत नहीं बदल जाती। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मनोवैज्ञानिक हथियार। तो ये कहा जा रहा है कि फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रही बल्कि लोगों की सोच को बदलने के लिए 2 खास साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है। आइए समझते हैं ये क्या हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं इमोशनल प्राइमिंग। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कहानी शुरू करने से पहले ही आपके अंदर एक बहुत मजबूत इमोशन, एक भावना जगा दी जाए। जब कोई गुस्से, डर या नफरत में होता है तो उसका दिमाग तर्क से कम और इमोशन से ज्यादा काम करता है। विश्लेषण में इसकी तुलना एक बहुत ही तीखी मिर्च खिलाने से की गई है। सोचिए, अगर आपको कोई जबरदस्त तीखी मिर्च खिला दे तो आपकी जीभ जलने लगेगी, है ना? उसके बाद आपको जो भी मीठा दिया जाएगा आप फौरन खा लेंगे। ठीक यही काम फिल्म की शुरुआत में किया जाता है ताकि बाद में परोसे गए नैरेटिव को लोग बिना सवाल किए मान ले। दूसरी टेक्निक तो और भी गजब की है। देखिए, अगर हीरो अपनी तारीफ खुद करे तो कौन मानेगा, लेकिन अगर हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी ताकत को माने, उसकी तारीफ करे, तब तो बात में वजन आ जाता है ना। और फिल्म में ठीक यही होता है। फिल्म का जो मेन विलन है वो कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। अब सोचिए, जब विलन ही हीरो की ताकत का लोहा मान रहा है तो दर्शकों के मन में हीरो की इमेज कितनी मजबूत हो जाती होगी। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि फिल्म की कहानी असल दुनिया की सच्चाइयों से कितनी अलग है। यहाँ पर विश्लेषण फिल्म के दावों को सीधे सीधे पब्लिक में मौजूद फैक्ट से टकराता है। पहला दावा, अमेरिका प्रधानमंत्री की जीत को रोकना चाहता था, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि चुनाव के दिन ही प्रेसिडेंट ओबामा ने फोन करके बधाई दी थी और चुनाव से 3 महीने पहले ही अमेरिकी राजदूत उनसे मिल चुके थे। मतलब कहानी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क। ये तो और भी हैरान करने वाला है। फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान की आईएसआई प्रधानमंत्री के खिलाफ थी, लेकिन आईएसआई के ही एक पूर्व चीफ ने 2018 में एक बयान दिया था कि आईएसआई तो असल में चाहती थी कि वही प्रधानमंत्री बने। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो भारत के अंदरूनी संतुलन को बिगाड़ देंगे। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े दावे पर, नोटबंदी। फिल्म इसे एक मास्टर स्ट्रोक बताती है, पर क्या ये सच है? चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो फिल्म का नैरेटिव ये है कि नोटबंदी एक बहुत ही साहसी और ज़रूरी फैसला था, क्योंकि पाकिस्तान से 71,000 करोड़ की नकली करेंसी देश में आ रही थी और इस एक फैसले ने देश को बचा लिया। लेकिन जरा इस स्लाइड को देखिए। फिल्म का दावा है 71,000 करोड़ रुपए का और आरबीआई का ऑफिशियल डेटा क्या कहता है? सिर्फ 43 करोड़ रुपए। ये मामूली अंतर नहीं है। ये तो मतलब कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात हो गई। और ये दूसरा चार्ट देखिए। नोटबंदी का एक बड़ा मकसद था काले धन को खत्म करना, लेकिन हुआ क्या? आरबीआई के आंकड़ों के हिसाब से 99.3% पैसा वापस बैंकों में आ गया। इसका मतलब काला धन तो सिस्टम से बाहर हुआ ही नहीं।
ये बात फिल्म के मास्टर स्ट्रोक वाले दावे पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो फिल्म जानबूझकर हमें नहीं दिखाती। कहते हैं ना, जो छुपाया जाता है वो अक्सर उससे ज्यादा जरूरी होता है जो दिखाया जाता है। ये टाइमलाइन कुछ ऐसी ही छुपाई गई घटनाओं को सामने रखती है। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री की अचानक पाकिस्तान यात्रा और उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट में आतंकी हमला, या फिर फरवरी 2019 का पुलवामा हमला, जिसके बारे में कहा जाता है कि 11 बार इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे। विश्लेषण के मुताबिक इन घटनाओं को कहानी में शामिल करने से वो मजबूत नेता वाली इमेज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गंभीर आरोप पर, गैसलाइटिंग। आरोप ये है कि ये फिल्म दर्शकों की अपनी यादों को, उनके अपने अनुभवों को बदलने की कोशिश करती है। जैसे कि ये घटना, लाखों लोगों ने इसे टीवी पर देखा था। फिल्म में इसे एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह दिखाया गया है, जबकि हकीकत ये थी कि ये पुलिस हिरासत में हुई एक हत्या थी। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बाद में संसद में उसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि तक दी गई थी। तो आखिर ये गैस लाइटिंग होती क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें किसी को ये यकीन दिलाया जाता है कि जो उसने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना या महसूस किया वो सब गलत था। एक तरह से किसी की अपनी ही सच्चाई पर शक पैदा कर देना। और यहीं पर यह विश्लेषण अपने फाइनल पॉइंट पर आता है कि ये फिल्म सिर्फ इतिहास नहीं बदल रही, बल्कि ये लोगों के हाल के ताज़ा अनुभवों को बदलने की कोशिश कर रही है। ये फिल्म एक तरह से दर्शकों से कह रही है कि वो एटीएम की लंबी लाइनें, वो आतंकी हमले, वो सब उनकी गलत यादें हैं। असली कहानी वो नहीं जो उन्होंने असल में जी, बल्कि वो है जो पर्दे पर दिखाई जा रही है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई फिल्म इतने बड़े पैमाने पर सच और झूठ के बीच की लकीर को मिटाने की कोशिश करती है, तो समाज की साझा यादों का, हमारी पब्लिक मेमोरी का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।